नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट लगातार जारी है। आज के दिन के अंत में रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे और गिरावट के साथ 81.04 के स्तर पर बंद हुआ, तो अभी तक का ये सबसे निचला स्तर है। वहीं दिन की शुरुआत में रुपया 81.09 के स्तर पर था और बाद में दिन में ये 81.2 तक गिर गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी रुपए में गिरावट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और उनके ही पुराने बयान याद दिला रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके काम करने के तरीकों के बारे में विपक्षी दलों की कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिए सभी पक्षों के राजनीतिक नेताओं के साथ अधिक बार बातचीत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषणों पर एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर नायडू ने स्वास्थ्य, विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए मोदी की प्रशंसा की और कहा कि दुनिया भारत के उदय को पहचान रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की उपलब्धियों के बावजूद कुछ वर्गों को अभी भी कुछ गलतफहमी के कारण, शायद कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण उनके तरीकों के बारे में कुछ आपत्तियां हैं। नायडू ने कहा कि समय के साथ इन गलतफहमियों को भी दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री को अक्सर इस और उस ओर के अधिक से अधिक वर्गों के नेताओं से मिलना चाहिए। नायडू ने कहा कि राजनीतिक दलों को भी खुले दिमाग रखने चाहिए और जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। यही नहीं, अमित शाह ने नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने को लेकर भी निशाना साधा। शाह ने कहा कि नीतीश बाबू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए पीठ में छुरा भोंककर आज राजद और कांग्रेस की गोद में बैठने का काम किया। उन्होंने कहा, लोकसभा का चुनाव आने दो, लालू नीतीश की जोड़ी का बिहार की जनता सूफड़ा साफ करने वाली है। अमित शाह ने कहा कि गठबंधनों और सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता है। विकास के काम करने से, विचारधारा को समर्पित रहने से, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है। अमित शाह ने कहा कि आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत भी यहीं बिहार की भूमि से होगी। बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आज मैं जब बिहार में आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। लालू जी, झगड़ा लगाने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो, आपने पूरा जीवन यही काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रविवार शाम को दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से विदेश गई सोनिया गांधी की देश वापसी पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उनसे मुलाकात करने जाएंगे। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार कुछ हफ्ते पहले दिल्ली आकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, एनसीपी के मुखिया शरद पवार सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। उससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी पटना में उन्होंने मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का पक्ष लिया है। शुक्रवार को न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 के साथ बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सचिन पायलट को इंसाफ मिलना चाहिए। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा गहलोत वही करेंगे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में फैसला वहां के विधायक और कांग्रेस नेतृत्व करेगा। सचिन पायलट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि पायलट को इंसाफ मिलना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। गहलोत ने इस बात की पुष्टि की है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे आगे चल रहे अशोक गहलोत ने आज कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि गांधी परिवार से कोई भी पार्टी प्रमुख नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि वो निश्चित रूप से पार्टी प्रमुख के पद के लिए नामांकन करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर फैसला सोनिया गांधी करेंगी। गहलोत ने यह बात केरल में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कही। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पर केरल में हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल जी ने मुझसे कहा, मुझे पता है कि वो चाहते हैं कि मैं प्रमुख बनूं और मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन मैंने एक कारण से ये फैसला किया है कि गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए।
भारत ने आज कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों और यहाँ की यात्रा पर जाने वाले लोगों और छात्रों को हेट क्राइम्स, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों में तेज वृद्धि के बारे में चेतावनी दी और उनसे सतर्क रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उसने कनाडा के सामने भारत विरोधी गतिविधियों, हेट क्राइम्स और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को उठाया है और इनकी जांच और कार्रवाई के लिए कहा है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कनाडा में अब तक इन अपराधों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया है। बयान में कहा गया है, इन सभी घटनाओं के मद्देनजर भारतीय नागरिकों और कनाडा में भारत के छात्रों और शिक्षा के लिए कनाडा जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और सतर्क रहें। बता दें, विदेश मंत्रालय ने चेतावनी अलगाववादी समूहों द्वारा किए गए तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को कराने की मांग के बाद दी है। एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन करने वाले चरमपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किया गया ये हास्यास्पद अभ्यास है। मुंबई हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी जीत और शिंदे गुट को झटका लगा है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े को मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। शिंदे गुट ठाकरे गुट के द्वारा यहां रैली की मंजूरी मांगने का विरोध कर रहा था। उसने हाईकोर्ट में भी इसका विरोध किया, लेकिन फैसला ठाकरे के पक्ष में आया। जस्टिस RD धानुका और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने बृहन-मुंबई नगर निगम यानी BMC द्वारा रैली आयोजित करने की अनुमति से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और ठाकरे को रैली की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा, हमारा विचार है कि BMC द्वारा लिया गया फैसला एक वास्तविक फैसला नहीं है। बता दें, BMC ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शिंदे गुट भी यहाँ पर रैली करना चाहता था। इसी को लेकर ठाकरे गुट के वकील ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में आज कहा, अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो यह आपकी समस्या है, हमारी नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। आज जब ये मामला CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा वो इस मामले को लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई का समय भी बताया और कहा कि इस मामले की सुनवाई दशहरे के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हैं और 9 अक्टूबर के बाद कोई भी तारीख इसके लिए मुकर्रर हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हाँ, इस पर दशहरा के बाद सुनवाई होगी। बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता कौरव वल्लभ द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में संभावित दावेदारी को लेकर शशि थरूर की आलोचना किए जाने के बाद पार्टी ने आज अपने सभी प्रवक्ताओं और संचार विभाग के पदाधिकारियों से चुनाव लड़ने वाले किसी भी सहयोगी पर टिप्पणी करने से परहेज करने का आग्रह किया है। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता वल्लभ ने कल थरूर पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी में उनका एकमात्र बड़ा योगदान सोनिया गांधी को पत्र भेजना था जब वो अस्पताल में भर्ती थी। बता दें, शशि थरूर इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं और उनके सामने अशोक गहलोत की चुनौती है। अशोक गहलोत गांधी परिवार के वफादार बताए जाते हैं, इसलिए उनको अधिक समर्थन मिल रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ अलग अलग दर्ज FIR को एक जगह क्लिप करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकारते हुए कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज FIR को जोड़ा जाए और जाँच दिल्ली पुलिस की IFSO टीम करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगले 8 हफ्तों तक उनके खिलाफ इस मामले में नई FIR या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने कुछ महीने पहले नाविका कुमार की ही डिबेट कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। NIA के द्वारा अपने नेताओं के घरों व दफ्तरों पर छापेमारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI ने शुक्रवार को केरल में हड़ताल का आह्वान किया। बता दें कि NIA ने बुधवार रात और गुरुवार को दिन भर 15 राज्यों में PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और 100 से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया था। हड़ताल के दौरान केरल के कई जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड, वायनाड और अलापुझा से हिंसा की खबरें आई हैं। कुछ जगहों पर ऑटो रिक्शा और कार में तोड़फोड़ की गई है तो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कोच्चि में केरल सरकार की बसों में तोड़फोड़ की गई है। PFI की हड़ताल को लेकर केरल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हड़ताल से कम 7 दिन पहले इसका नोटिस दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो जो लोग उसके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचना,
अस्वीकार्य है। बता दें, केरल हाईकोर्ट ने जनवरी 2019 के आदेश में कहा था कि कोई भी हड़ताल से 7 दिन पहले इसकी सूचना दिए बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में लखनऊ में सड़क पर उतरे। सपा का कहना है कि विधायकों ने महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से तमाम सवाल किए, लेकिन सदन में इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। पार्टी के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा से सपा कार्यालय तक पैदल मार्च किया। सपा ने कहा है वो सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करती रहेगी। मार्च के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार निकम्मी है के नारे लगाए। न्यूज़ चैनल CNN की एंकर क्रिस्टियान अमनपुर ने कहा है कि वो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का इंटरव्यू इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि उन्होंने हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनने से मना कर दिया था। दरअसल CNN की एंकर क्रिस्टियान को गुरुवार को न्यूयॉर्क में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का इंटरव्यू करना था। ईरानी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। क्रिस्टियान ने ट्वीट कर बताया कि कई हफ्तों की योजना और 8 घंटे तक इंटरव्यू का सेटअप तैयार करने के बाद आखिरकार हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयार थे, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से 1 घंटे से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने CNN एंकर से कहा कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि एंकर ने हेड स्कार्फ पहना हुआ हो क्योंकि मुहर्रम का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन एंकर ने हेड स्कार्फ पहनने से मना कर दिया। न्यूज़ एंकर के मुताबिक राष्ट्रपति के सहयोगी ने कहा कि अगर वो हेड स्कार्फ नहीं पहनती हैं तो ये इंटरव्यू नहीं हो सकता। सहयोगी ने इसके पीछे ईरान के ताज़ा हालात का भी हवाला दिया। बता दें, ईरान में इन दिनों हिजाब को लेकर ज़बरदस्त घमासान चल रहा है और महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान ईरान में 31 लोगों के मारे जाने की सूचना है। ओस्लो के एक NGO ने दावा किया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया ABC और वॉइस ऑफ अमेरिका ने मरने वालों की तादाद 9 बताई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने 2 दिनों के प्रदर्शनों में फिलहाल मरने वालों की तादाद 8 बताई है। CNN संवाददाता क्रिस्टियान अमानपुर ने एक ट्वीट में मरने वालों की संख्या 8 बताई है। ओस्लो के NGO ने गुरुवार को कहा, हिजाब को लेकर 22 साल की महसा अमीनी की मौत पर भड़के विरोध प्रदर्शनों पर ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 31 नागरिक मारे गए हैं। ईरान में मॉरल पुलिसिंग के दौरान महसा अमीनी की मौत हो गई थी। महसा का सिर मामूली सा खुला हुआ था। इस पर ईरान की मॉरल पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। पूछताछ के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे हैं। महिला संगठन कार्यकर्ता अपने हिजाब आग के हवाले कर रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।